आज पढ़ना है खादी की अर्थव्यवस्था और गांधी जी। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम 3 भागों में बांट के समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि खादी क्या है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि खादी क्या है। फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन में खादी की भूमिका क्या थी। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से खादी का जो विचार था, खादी का की जो संकल्पना थी गांधी की, वो जो है स्वतंत्रता आंदोलन में, भारत की आजादी की लड़ाई में, भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में किस प्रकार की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक भूमिका का निर्वाह किया। इसके साथ ही हम जो है वर्तमान समय में खादी की क्या स्थिति है, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानें कि खादी क्या है। जब हमारे मन में जब हम खादी के बारे में बात करते हैं या खादी के विषय में कोई पहला सवाल खड़ा होता है हमारे सामने, तो हम क्या मानते हैं कि खादी जो है एक वस्त्र है, एक प्रकार का सूती वस्त्र है जिसको हम उपयोग करते हैं। तो सामान्य समझ क्या है खादी के बारे में कि खादी जो है एक प्रकार का वस्त्र है, एक कपड़ा है जिसका उपयोग हम अपने जीवन में करते हैं। लेकिन खादी थोड़ा इससे बढ़ के है। गांधी जी के विचारों में खादी इससे जो है थोड़ा सा बढ़ के है। खादी के बारे में बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके से कमेंट किया है, बताया है कि खादी क्या है। एक सबसे पहला जो है दृष्टिकोण जो हम सामने रखते हैं वो ये कि खादी को महज वस्त्र न माना जाए, खादी एक विचार है, एक आइडिया है। खादी सिर्फ एक कपड़ा या एक सूत का काता हुआ बुना हुआ कपड़ा न होकर के खादी एक विचार है, एक आइडिया है, एक थॉट है, एक चिंतन भी है। खादी एक विज्ञान भी है और खादी एक जीवन की पद्धति भी है। खादी के बारे में काका साहब कालेलकर ने कहा था कि खादीधारी नहीं बल्कि खादी धर्मी बनो। खादी का अर्थ देश के सभी लोगों की आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का आरंभ है। जब अमीर और गरीब सब एक तरह का काम करेंगे और उससे पैदा होने वाली प्रीति बंधनों से बंधकर और आपस में भेदभावों को भूलकर वे जिस हद तक एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से खादी जो है महज एक वस्त्र न होकर के एक विचार की तरह हमारे सामने आता है। गांधी जी कहते हैं कि खेती किसान का धड़ है और चरखा हाथ पैर। चरखा ग्रामोद्योग रूपी ग्रह मंडल का सूर्य है और चरखे के बिना उद्योग नहीं चल सकते। वैसे ही जैसे अगर सूरज डूब जाए तो दूसरे अन्य ग्रह जो है प्रकाशमान नहीं होते हैं या वो चल नहीं सकते। तो कुल मिलाकर के गांधी जी ने खादी और चरखे को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन के केंद्र में रखा है। गांधी अगर हम ध्यान से देखें तो खादी की जो प्रकृति है वो खादी की जो प्रकृति है वो एक छोटे मशीन के माध्यम से, चरखे के माध्यम से, हाथ से काते हुए सूत के कपड़े के निर्माण से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार खादी प्रकृति की रक्षा का विचार भी है। हम सभी जानते हैं कि बड़े बड़े औद्योगिक इकाइयां प्रकृति और पर्यावरण के साथ किस प्रकार खिलवाड़ करती हैं। तो खादी जो है एक विचार है, खादी एक विज्ञान है। विज्ञान कैसे है? क्योंकि इसके साथ जो है प्रकृति की रक्षा का विचार या प्रकृति की रक्षा का प्रयास भी सम्मिलित होता है। यह जीवन पद्धति क्यों है? क्योंकि अगर हम खादी धर्मी बनते हैं, खादीधारी नहीं, सिर्फ खादीधारी नहीं, अगर हम खादी धर्मी बनते हैं तो हम जो है अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाट सकते हैं। क्यों? क्योंकि सभी लोग उत्पादन के समान कार्य से जुड़ेंगे और समान कार्य से जब उत्पादन की समान प्रक्रिया से जुड़ेंगे तो उनके बीच आपस में एक प्रेम का बंधन भी बनेगा। गांधी की नजर में खादी जो है ग्रामोद्योग का एक सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। गांधी ग्रामोद्योग के रिवाइवल की बात, ग्रामोद्योग के पुनरुद्धार की बात गांधी करते हैं और गांधी मानते हैं कि खादी ही
एकमात्र वह रास्ता हो सकता है। अपने प्लीज अपने बैकग्राउंड का अपना वो माइक्रोफोन ऑफ कर लें आप लोग प्लीज। गांधी के विचार में ग्रामोदय एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, महत्वपूर्ण संकल्पना बन के सामने आती है। तो गांधी कहते हैं कि खादी और चरखा जो है एकमात्र माध्यम है जो अंतिम जन तक स्वावलंबन को पहुंचाने वाली श्रम की धारा के रूप में काम कर सकता है। तो इस तरह से गांधी जी के लिए खादी जो है महज एक वस्त्र नहीं है, वह एक विचार है, एक ऐसा विचार है जिसके पीछे एक वैज्ञानिकता काम करती है, जिसके पीछे एक जीवन पद्धति भी काम कर रही होती है। खादी को गांधी जी जो है हिंदुस्तान की जनता की एकता की, उसकी आर्थिक स्वतंत्रता की और समानता का प्रतीक मानते हैं। गांधी के विचारों में खादी जो है लोगों के बीच एकता का निर्माण करेगी। कैसे करेगी? क्योंकि सभी लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अपने लिए सूत कातेंगे और अपने कपड़े का निर्माण करेंगे, तो उनके बीच एक एकता की भावना का विकास होगा। साथ ही उनके अंदर जो है समानता का भी भाव आएगा, क्योंकि सभी लोग अपनी आवश्यकता भर के कपड़े जो है उस चरखे से बुन पाएंगे, काट पाएंगे, जिसकी वजह से जो है उनके बीच एक समानता भी होगी और साथ ही साथ उनके बीच जो है या उनके व्यक्तिगत जीवन में आर्थिक समानता का भी एहसास होगा। खादी का जो अर्थशास्त्र है उसका अर्थ यह है कि जीवन के लिए जरूरी चीजों की उत्पत्ति और उनके बंटवारे का विकेंद्रीकरण। गांधी जी मानते हैं कि जो खादी का अर्थशास्त्र है, खादी का जो सिर्फ वस्त्र के निर्माण तक सीमित नहीं है, खादी का जो विचार है वो क्या है? जीवन की आवश्यकताओं के लिए, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जो कुछ भी चीजें हैं उनके उत्पादन और उनके बंटवारे में का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। वो कहते हैं कि अब तक के जो सिद्धांत बने हैं वह जो है हर गांव को अपनी जरूरतों और सब चीजों को पैदा कर लेनी चाहिए, इस पर ही निर्भर होते हैं। वे सिद्धांत जो आत्मनिर्भरता, एक प्रत्येक इकाई की आत्मनिर्भरता का समर्थन करते हैं, वही सही सिद्धांत हैं। और खादी का जो अर्थशास्त्र है वो प्रत्येक गांव ग्रामीण इकाई को जो है आर्थिक रूप से स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने की, और साथ साथ जो है आर्थिक चीजों और जीवन की आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकता की चीजों के उत्पादन और उनके बंटवारे के विकेंद्रीकरण का पक्षधर भी है। गांधी खादी का जो अर्थशास्त्र है वो कोई सकल घरेलू उत्पाद या विकास दर नापने वाला अर्थशास्त्र नहीं है। जिस अर्थशास्त्र को हम जानते हैं, जिस अर्थशास्त्र से हम के दुनिया में हम जी रहे हैं, जिसमें सांख्यिकी और गणित की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, खादी का अर्थशास्त्र ऐसा कोई अर्थशास्त्र नहीं है। तो यह सकल घरेलू उत्पाद विकास की दर नापने वाला अर्थशास्त्र नहीं है, बल्कि यह समाज में समरसता लाने वाला अर्थशास्त्र है। इस समरसता मूलक अर्थशास्त्र में केवल आधुनिक अर्थशास्त्र और सांख्यिकी के जानकार ही नहीं, बल्कि अनपढ़ लोग भी सहजता से शामिल हो सकते हैं। ये ऐसा अर्थशास्त्र है, जिस अर्थशास्त्र में हम जी रहे हैं, जिस अर्थशास्त्र को हम के बारे में हमारे पास विचार है, वह अर्थशास्त्र जो है क्या है? वह अर्थशास्त्र ऐसा है जिसमें वही लोग शामिल हो सकते हैं जिनके पास अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का ज्ञान हो, अर्थशास्त्र के सांख्यिकी का ज्ञान हो, अर्थशास्त्र के कठोर सिद्धांत जिनमें जो है तमाम तरह के गणित और अन्य चीजें लागू होती हैं, उनका ज्ञान हो, वही उसमें शामिल हो सकता है। लेकिन खादी का अर्थशास्त्र इतना सहज है, इतना जो है समरसतापूर्ण है कि इसमें अनपढ़ व्यक्ति भी हिस्सेदार हो सकता है, शामिल हो सकता है। अतः खादी का जो अर्थशास्त्र है वो बहिष्करण का अर्थशास्त्र नहीं है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स नहीं है कि जिसमें वही लोग जो एक्सपर्ट हैं मैथमेटिक्स के, स्टैटिस्टिक्स के या इकोनॉमिक्स के जो गणितीय और सैद्धांतिक आधार हैं उनके जानने वाले हों वही भाग ले सकें, ऐसा नहीं है। यह बहुत ही समावेशी किस्म का अर्थशास्त्र है, जिसने भी अपने आप को कताई बुनाई या जीवन की आवश्यकता के
मूलभूत आवश्यकताओं के उत्पादन से खुद को जोड़ने की कोशिश की है, वह सभी जो है खादी अर्थशास्त्र का हिस्सा हो सकते हैं। खादी का अर्थशास्त्र स्वावलंबन के साथ सर्वोदयी अर्थशास्त्र का भी विचार है। गांधी जी ने खादी की जो परिकल्पना दी है, खादी की जो संकल्पना दी है, वह जो है स्वावलंबन की संकल्पना है, खुद पर अपने पैरों पर खड़ा होने के विचार की संकल्पना है। इस नाते यह जो है सर्वोदयी अर्थशास्त्र का विचार है। यह सबके उदय की कामना करता है, सबके विकास की कामना करता है। जिस अर्थशास्त्र को हम जानते हैं, जिस अर्थशास्त्र को हम देख रहे हैं, जिस आर्थिक जीवन पद्धति को हम देख रहे हैं, इसमें सबके उदय के पीछे जो सबके उदय की कामना शब्दों में भले हो, लेकिन जो उदय हो रहा है, जिनका उदय हो रहा है, वो कुछ मुट्ठी भर पूंजीपति लोग हैं। बाकी संरचना जो है बृहद स्तर पर आर्थिक शोषण पर आधारित है। तो गांधी जी का ने खादी के अर्थशास्त्र को स्वावलंबन का अर्थशास्त्र बनाया, क्योंकि सभी लोग अपनी जरूरतों और अपनी आवश्यकताओं के लिए कृषि से लेकर के अपने पहनावे तक के चीजों का उत्पादन की प्रक्रिया से जुड़ेंगे, तो उत्पादन और पूंजी का विकेंद्रीकरण होगा। इससे सबका इसके साथ जो है समाज के सर्वोदय की प्रक्रिया को विस्तार मिलेगा। जो है एक समय में अधिकतम लोगों के अधिकतम भलाई का उपयोगितावादी अर्थशास्त्र का विचार बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन गांधी का जो खादी का अर्थशास्त्र है, यह अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के विचार को के उपयोगितावादी विचार की आलोचना करता है, उसको खारिज करता है, उसको स्वीकार्य नहीं मानता है, और सभी लोगों को स्वावलंबी बनाने की प्रक्रिया के साथ यह जो है खादी का अर्थशास्त्र स्वयं के द्वारा स्वयं और फिर सभी के भलाई का सिद्धांत बनकर हमारे सामने आता है। खादी का अर्थशास्त्र जो है भौतिक जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ आध्यात्मिक और नैतिक श्रेष्ठता को भी विकसित करने का अर्थशास्त्र है। गांधी जी अपने वक्तव्य में कहते हैं कि जब आप जो है स्वदेशी से जुड़ते हैं, स्वावलंबी बनते हैं, तो चरखा काटते समय सूत में भी आपको ईश्वर नजर आएंगे। इस तरीके से गांधी ने कर्म के सिद्धांत के साथ जो है आध्यात्मिकता को कर्म के साथ जोड़ने की कोशिश की, और जो है उन्होंने बताया कि जब आप कर्म में रत होते हैं, कर्म में लीन होते हैं, तो उस प्रक्रिया में जो है ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन आप कर सकते हैं। इस प्रकार गांधी जी ने महज जो है आध्यात्मिक चिंतन और ध्यान का जो कह सकते हैं आप पलायनवादी विचार था, कर्म के सिद्धांत से जो पलायनवादी विचार था, उसकी भी आलोचना की, और कर्म के साथ, शारीरिक कर्म के साथ आध्यात्मिकता को जोड़ते हुए अपने खादी के सिद्धांत को विकसित किया। तो यह जो है खादी का विचार था, खादी का अर्थशास्त्र था। अब हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के आंदोलन में खादी के अर्थशास्त्र की या खादी के विचार की क्या भूमिका रही। तो सबसे पहले हम इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जो है राजनीतिक जो है भूमिका क्या थी, या राजनीतिक रूप से किस तरीके की भूमिका अदा की। तो इस क्रम में मैं आपको एक किताब दिखाना चाहता हूं। दो किताबें आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। एक अगर आपको ये दिख रहा हो, शायद अगर उल्टा दिख रहा है तो आई एम सॉरी। दिख रहा है खादी गांधी की क्रांति का महाप्रतीक। हाँ, तो खादी की जो है किताब का नाम है खादी गांधी के लिए क्रांति का महाप्रतीक। पीटर गोंजाल्विस इसके लेखक हैं। अगर ये किताब आपके पास आए तो आप इसे जरूर पढ़ें, या फिर कभी आवश्यकता पड़े तो आप हमसे लेके इस किताब को पढ़ें, या इसके हम कुछ महत्वपूर्ण भाग का जो आवश्यक हिस्सा है हम आपको भेज देंगे। देखिए गांधी जी ने किस तरीके से जो है इस किताब में ये बताने की कोशिश की गई है कि गांधी ने खादी को किस तरीके से स्वतंत्रता की लड़ाई में अहिंसक क्रांति का एक महाप्रतीक के रूप में इसका प्रयोग किया था। इस किताब के अलावा एक दूसरी किताब है, ये किताब जो है ये भी किताब पीटर गोंजाल्विस ने ही लिखी है, और स्वतंत्रता के लिए परिधान गांधी के स्वदेशी आंदोलन का संप्रेषण विश्लेषण। गांधी जी
खादी को स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए एक परिधान के रूप में प्रस्तुत करके किस तरीके से जो है पूरे समूचे भारत से जो है संवाद स्थापित कर पाए थे। खादी के माध्यम से गांधी जी ने समूचे भारत के साथ जो है जो उस समय भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में राजनीतिक रूप से खुद को जो है समर्पित कर रखा था, उस लड़ाई में लोगों से गांधी जी ने खादी के माध्यम से किस प्रकार संवाद स्थापित किया है, इन दोनों किताबों में इस बात पर विचार किया गया है। हम समय के कभी वक्त मिलेगा तो हम आपको इन दोनों किताबों पर कुछ टिप्पणी के साथ आपको वीडियो प्रस्तुत करेंगे या इन किताबों का रिव्यू भी देंगे। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि हम पहले आपको इन किताबों का कुछ महत्वपूर्ण अंश आपको पढ़ने का इन किताबों के कुछ महत्वपूर्ण अंश को पढ़ने का आपको जो है अवसर प्रदान कराएं। तो हम देख पाते हैं कि किस तरीके से जो है पीटर गोंजाल्विस ने अपनी इन किताब में गांधी के खादी की जो भूमिका रही है राजनीतिक आंदोलन में और अपनी आम जनता से संप्रेषण या संवाद स्थापित करने में गांधी जी खादी से कैसे सफल हो पाते हैं। राजनीतिक आंदोलन पर गांधी के खादी के विषय में जवाहरलाल नेहरू ने एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि खादी हिंदुस्तान की आजादी का पोशाक है, यानी कि सभी लोगों ने, एक समय ऐसा था कि सभी लोग अपनी आवश्यकता और अपने जरूरतों भर का सूट स्वतः स्वयं काटते थे और पहनते थे। किस तरीके से यह खादी को गांधी ने राजनीतिक रूप से भारत की आजादी और की लड़ाई के लिए, भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए राजनीतिक जो आंदोलन था उसके लिए एक अहिंसक हथियार के रूप में किस तरीके से इसका प्रयोग किया। नेहरू जैसे लोग जो ब्रिटिश समाज की या ब्रिटेन के एक बड़े अच्छे विश्वविद्यालय में आधुनिक राजनीतिक मूल्यों की शिक्षा ग्रहण करके आते हैं और वे गांधी के प्रभाव में आकर के सूट और ये पैंट और जो पश्चिमी परिधान है उनका परित्याग कर खादी अपना लेते हैं। और गांधी के प्रभाव में आकर जवाहरलाल नेहरू तो अपनाते ही हैं। जवाहरलाल नेहरू के अपनाने और इसके प्रभाव में आकर जवाहरलाल नेहरू के पिता भी अपने जो है इस तरह के, जो एक बहुत बड़े वकील हैं, उन्होंने भी जो है इस तरह के परिधानों का परित्याग कर दिया है। अगर आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ छाया चित्रों को अगर आप देखेंगे तो एक दो राष्ट्रीय नेताओं को छोड़ करके, खास करके बी.आर. अम्बेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना, इन दोनों लोगों को छोड़ करके मुख्यतः जितने भी बड़े जो है नेता थे जिनका जुड़ाव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या किसी भी अन्य राजनीतिक दल से रहा हो, उन्होंने जो है खादी को अपनाया था। खादी उनके दैनिक जीवन का हिस्सा था, खादी उनके दैनिक जीवन में पहनावे का हिस्सा था। तो खादी को पहनना सिर्फ एक वस्त्र नहीं था, वो एक राजनीतिक विचार था जो यह संप्रेषित कर रहा था कि भारत की जनता, भारत के नेता और भारत के का जो आजादी का, जो राजनीतिक आजादी का जो नेतृत्व वर्ग है, वो इस बात के लिए पूर्णतः तैयार है कि वह जो है पश्चिमी मूल्यों पर जो है निर्भर नहीं रहेगा और उसके पास अपनी जनता और अपने लोगों के बीच एक संप्रेषण करने के लिए एक बेहतरीन माध्यम के रूप में खादी एक वस्त्र के रूप में उनके सामने आया। इस प्रकार खादी को एक राजनीतिक हथियार के रूप में भी गांधी जी ने उपयोग किया। सामाजिक रूप से खादी की क्या भूमिका रही है स्वतंत्रता आंदोलन में? ये हम सब जानते हैं कि भारत बहुत ही गरीब देश था। बहुत गरीब इसलिए नहीं, पहले नहीं था, बहुत सारे रिसर्चेस इस बात को प्रूव करते हैं, न सिर्फ भारतीय इतिहासकारों ने बल्कि कई सारे अंग्रेज इतिहासकारों ने भी इस बात को अपने स्टडी में प्रूव किया है, उसको सिद्ध किया है कि किस तरीके से भारत आर्थिक रूप से बहुत ही सशक्त देश था और भारत न सिर्फ अपने
उपमहाद्वीप यानी भारतीय उपमहाद्वीप, जिसमें तत्कालीन समय का वर्तमान समय का अफगानिस्तान से लेकर के म्यांमार तक और श्रीलंका तक भारत का हिस्सा हुआ करता था, उसे हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप न सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप को वरन समूचे यूरोप के तन ढकने भर का जो है कपड़ा या सूत का उत्पादन भारत करता था। लेकिन भारत जैसे जैसे ब्रिटिश उपनिवेश बनता गया, भारत की यह जो है आर्थिक आजादी और औद्योगिक आत्मनिर्भरता भारत की छिनती गई। इसका परिणाम हुआ कि भारत बहुत गरीब हो गया। वह भारत जो समूचे यूरोप का तन ढकने की स्थिति में था। एक आर्टिकल है, अगर आप गूगल करेंगे तो संभवतः आपको मिल जाएगा। आदित्य मुखर्जी एक प्रोफेसर इतिहास विभाग में प्रोफेसर हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में। उनका एक लेख है हाउ कॉलोनियल इंडिया मेड मॉडर्न ब्रिटेन। इस तरीके से औपनिवेशिक भारत ने जो है आधुनिक ब्रिटेन के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई है। उसमें वे तमाम सारे आंकड़ों और के माध्यम से, डाटा के माध्यम से ये बात बताते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर जो है ब्रिटिश कॉलोनी के द्वारा, अंग्रेज उपनिवेश के द्वारा भारत का अंग्रेजों ने उपनिवेशिक शासन द्वारा भारत का जो है आर्थिक शोषण किया, और आधुनिक ब्रिटेन, जिस ब्रिटेन को हम आज देख रहे हैं, उसके निर्माण में उसकी कैसी भूमिका रही है। तो इस बड़े पैमाने पर औपनिवेशिक शासन के द्वारा शोषण किए जाने का परिणाम यह हुआ कि वह भारत जो समूचे उपमहाद्वीप के साथ साथ यूरोप का भी तन ढकने की स्थिति में था, स्वयं ही जो है तन ढकने की स्थिति में नहीं रह गया। भारत के इस भयानक शोषण का परिणाम यह हुआ कि भारत जो है अत्यधिक गरीबी का शिकार हो गया। हम सभी जानते हैं कि गांधी की शुरुआती कर्मभूमि चंपारण रही है, जहां हम बैठ करके यह जो है क्लास ले रहे हैं। इसी चंपारण की भूमि पर गांधी ने जो है अपना वस्त्र त्याग किया था। चरखे का प्रयोग भी उन्होंने यही शुरू किया था, और उसके पीछे कारण था कि गांधी एक मीटिंग कर रहे थे, लोगों के साथ एक मीटिंग कर रहे थे, इस क्षेत्र की जनता के साथ एक मीटिंग कर रहे थे। उसमें उन्होंने जो है एक महिला को देखा जो बहुत ही जो है गंदे कपड़ों में बैठी हुई थी। गांधी जी ने अपनी पत्नी कस्तूरबा से कहा कि आप उसे जाओ और उस महिला को समझाओ कि जो है अपने साफ सुथरे कपड़े पहने, क्योंकि जब तक वो स्वच्छ नहीं रहेगी तो इस तरह की अस्वच्छता उसके जीवन में तमाम तरह की समस्याएं लेकर के आएगा। जब यह बात समझाने के लिए कस्तूरबा उस महिला के पास जाती हैं, तो वो महिला कस्तूरबा को अपने घर ले जाती है और अपनी जो है भाषा में, इस क्षेत्रीय भाषा में कहती है कि देखिए हमारे घर में क्या है। कस्तूरबा चौंक जाती हैं यह देख करके कि उसके घर में कुछ एक मिट्टी के बर्तन के अलावा और कुछ भी नहीं था। वो कहती है महिला कि हमारे शरीर पर ढकने के लिए ही छोटा सा एक कपड़ा है, अब आप ही बताइए कि इसको हम धोएं, सुखाएं या पहने। कस्तूरबा आकर के यह बात जब महात्मा गांधी को बताती हैं तो गांधी जी को बड़ा दुख होता है और वो वहीं से अपना वस्त्र त्याग कर देते हैं, और वो जो है सिर्फ एक जो है लंगोटी पहन करके, एक धोती पहन करके जो है समूचा जीवन अपना बिताते हैं। और उनको एहसास होता है कि भारत की जनता, भारत की सामाजिक जो संरचना है, उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग अभी ऐसे हैं जिनके पास तन ढकने के कपड़े नहीं हैं। इसलिए गांधी जी ने जो है खादी के विचार को, खादी के का जो विचार है उसको आम अंतिम जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया, और उन्होंने कोशिश की कि भारत के ग्रामीण समाज के प्रत्येक घर में चरखा स्थापित किया जाए और लोग जो है पहले खादी धर्मी हो और फिर खादी धारी हो जाएं। पहले लोग सूत काटें और इस विश्वास के साथ काटें कि उन्हें उतने ही काटना है जितना कि उनको
जरूरत है। अर्थात पहले वो खादी के इस धर्म को स्वीकार करें कि उतना ही हमें उत्पादित करना है जितना हमारी आवश्यकता है, और फिर खादीधारी बने, फिर उसका उपयोग करें। तो इस तरीके से गांधी जी भारतीय सामाजिक संरचना के साथ भी जो है, खास करके भारत की ग्रामीण सामाजिक संरचना के साथ जो है, गांधी जी अपने इस खादी विचार के माध्यम से संप्रेषण कर रहे थे, उसके साथ जो है अपनी बातचीत या अपना जो है संदेश दे रहे थे कि किस तरीके से भारत की सामाजिक संरचना को तन ढकने भर का कपड़ा दिलाया जा सके, और जब तक व्यक्ति के पास अपने तन ढकने भर का कपड़ा नहीं होगा, तब तक जो है उसके अंदर आत्मसम्मान की भावना विकसित नहीं होगी, और जब तक वह आत्मसम्मान की भावना से भरा नहीं होगा, तब तक वह किसी भी तरह के राजनीतिक लड़ाई के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाएगा। अब हम देखते हैं कि गांधी जी किस तरीके से आर्थिक संरचना को चुनौती देते हैं। निसंदेह उस समय भारत आर्थिक रूप से भी बहुत गरीब था। भारत के प्राकृतिक संसाधनों, कच्चे माल का बहुत बड़े पैमाने पर शोषण करके उसे ब्रिटेन के औद्योगिक इकाइयों तक भेजा जा रहा था, जिसके माध्यम से पुनः जो है तैयार माल भारत के बाजारों में आता था, और उसे भारत के जो है जनता के द्वारा खरीदने के लिए मजबूर, भारत जनता खरीदने के लिए मजबूर थी, क्योंकि उस समय भारत के पास उत्पादन के लिए की स्थिति में भारत बहुत पीछे था। प्रोडक्शन हब जिसकी हम आज बात करते हैं, भारत इससे बहुत दूर था। जहां भारत के पास सूत की बहुत बड़े पैमाने पर खेती होती थी, उनको जबरन नील उत्पादन के लिए तैयार किया गया। इसी तरह के बहुत सारे जो है ड्रैकोनियन लॉज कानून जो थे, जो निर्दयी कानून थे, जो अंग्रेज औपनिवेशिक शासकों के द्वारा भारत पर लागू किए गए थे, इसने जो है भारत की आर्थिक संरचना को, भारत की आर्थिक जो आत्मनिर्भरता थी, उसको पूर्णतः जो है छिन्न भिन्न कर दिया था। और इस आर्थिक संरचना के टूटने का परिणाम क्या हुआ था कि जो है ब्रिटेन अपने आर्थिक रूप से सशक्त होता जा रहा था। हम जानते हैं कि उस समय के ब्रिटेन में मैनचेस्टर बहुत बड़ी उत्पादन की औद्योगिक इकाई के रूप में उभर कर सामने आया था। कई बार हम अपने पढ़ाई लिखाई के दौरान मैनचेस्टर अर्थव्यवस्था या मैनचेस्टर इकोनॉमी का उपयोग करते हैं। मैनचेस्टर अर्थव्यवस्था का जो सीधा सा अर्थ है कि मैनचेस्टर की औद्योगिक इकाइयां, मैनचेस्टर एक शहर है जो ब्रिटेन का शहर है, उस शहर की में और तमाम सारे औद्योगिक इकाइयों का लगाई गई थी। उस औद्योगिक इकाई से उत्पादित की गई वस्तुओं को औपनिवेशिक बाजारों में बेचने और उनसे आर्थिक लाभ कमाने की प्रक्रिया को ही जो है हम क्या कहते हैं, मैनचेस्टर अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो गांधी ने आर्थिक जो है इस मैनचेस्टर अर्थव्यवस्था को चुनौती देने के लिए गांधी ने खादी के विचार को अपनाया। गांधी ने कोशिश की कि लोग स्वावलंबन के माध्यम से, स्वदेशी के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। खादी का, जैसा मैंने पहले बताया, खादी एक विचार है। वह विचार क्या है कि अपनी आवश्यकताओं और अपनी जरूरतों के लिए कृषि से लेकर के अपने खेती बाड़ी, अपने तन ढकने तक की जरूरतों का उत्पादन स्वयं करें। इतने स्वावलंबी हों, इतने आत्मनिर्भर हो जाएं कि उन्हें मैनचेस्टर की अर्थव्यवस्था का उपयोग, मैनचेस्टर की अर्थव्यवस्था या मैनचेस्टर की औद्योगिक इकाइयों से निर्मित वस्तुओं के उपयोग पर निर्भर न रहना पड़े। इसीलिए गांधी जी ने जो है चरखे को इसका हथियार बनाते हुए मैनचेस्टर की अर्थव्यवस्था को चुनौती दी, और इस तरह से जो है गांधी जी ने स्वतंत्रता के आंदोलन की लड़ाई में खादी के विचार को एक महत्वपूर्ण आर्थिक हथियार के रूप में भी उपयोग किया। तो हम देख पाए कि किस तरीके से राजनीतिक एकता और सामाजिक एकता और आर्थिक एकता को स्थापित करने में गांधी का यह खादी विचार राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन में अपनी भूमिका को निभा रहा था। एक बार हम नटसेल में फिर से देख लेते हैं कि राजनीतिक रूप से सभी नेताओं ने खादी को अपना करके इस एकता का परिचय दिया कि वे गांधी के विचारों के साथ गांधी के एकल नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं, और उसके माध्यम से भारत की जो है स्वतंत्रता के आंदोलन का जो
राजनीतिक प्रयास है वह जो है एकत्व की भावना से ओतप्रोत है, वह कहीं भी बिखरा हुआ नहीं है। सामाजिक रूप से गांधी जी ने जो है भारत के पिछड़ेपन को, भारत के जो है आर्थिक रूप से जो पिछड़ापन था या भारत के जो सामाजिक रूप में सामाजिक जीवन में तन ढकने का अभाव था, उसको समाप्त करने के लिए, 100 लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए और अपनी जरूरत भर के लिए वस्त्र का निर्माण कर पाने के लिए गांधी जी ने सामाजिक जीवन में भी खादी के विचार को जो है लोगों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। इससे न सिर्फ लोग अपना तन ढक पाए, बल्कि सभी लोगों ने अपने जरूरत भर का कपड़ा पहनने की कोशिश की। तो उससे भी एक सामाजिक समरसता का भान हुआ कि बहुत बड़े परिवारों से आए हुए ब्लू ब्लडेड फैमिली के जो लोग थे वो भी खादी पहनते थे, और बहुत पिछड़ा हुआ भारतीय ग्रामीण व्यक्ति जो था वो भी खादी पहनता था, पहनने की स्थिति में था, अपने तन को ढकने की स्थिति में था। जिसका परिणाम यह था कि उनके बीच जो है किसी भी तरह का सामाजिक दुराव निर्मित हो, इसकी संभावना गांधी ने समाप्त करने की, अपना खादी विचार के माध्यम से समाप्त करने की कोशिश गांधी जी ने की। आर्थिक विचार में गांधी जी ने लोगों को निर्भर बनाने और स्वावलंबी बनाने, स्वदेशी अपनाने, चरखे का उपयोग करने और स्वदेशी के विचार, खादी के विचार के माध्यम से लोगों को जो है मैनचेस्टर की इकाइयों से उत्पादित वस्तुओं पर निर्भर न रहने का संदेश देकर के आर्थिक लड़ाई को भी जो है स्वतंत्रता के लिए की लड़ाई में आर्थिक आयाम को भी जोड़ा। गांधी जी जहां भी जाते थे तो उन्होंने खुल करके लोगों से चंदा मांगा, 1 रुपए का चंदा मांगा, और गांधी ने लोगों को स्वावलंबी बनाने और आर्थिक रूप से मजबूत करने के पीछे एक कारण ये भी था कि वे अपने धन का उपयोग अपनी लड़ाई, अपनी आजादी की लड़ाई में कर सकें, न कि जो है विदेश या अपने औपनिवेशिक शासन को मजबूत करने के लिए कर सकें। अब जो है हम इस प्रकार हम जान पाए कि खादी क्या है, खादी का जो आर्थिक विचार है वो क्या है, खादी का अर्थशास्त्र क्या है, वह हमारे जो है आजादी की लड़ाई में किस तरीके की भूमिका निभा पाया था, ये हम जाने। हम ये जान पाए कि कितना महत्वपूर्ण है खादी का अर्थशास्त्र। लेकिन आजादी के बाद हमारी जो है खादी की क्या स्थिति है, इस पर हमको विचार करना जरूरी है। हम देख रहे हैं कि आजादी के बाद बहुत बड़े जुड़ते हैं हम जो है क्या आधुनिक स्थिति है भारत की आजादी की लड़ाई में, जो में खादी के जिस विचार की या खादी के अर्थशास्त्र की जितनी महत्वपूर्ण भूमिका थी, वो भूमिका अब जो है अब उस खादी की स्थिति क्या है। तो हम देख पाते हैं कि लगभग हर शहर में हर जो है कस्बे में एक खादी की इकाई मिल जाती है, लेकिन उस खादी इकाई की स्थिति बहुत ही खराब है, उस खादी अर्थशास्त्र की स्थिति बहुत ही खराब है। एक डाटा हमने आप लोगों के लिए ढूंढा था, जिस पर हम थोड़ी सी चर्चा करके अपनी बात को यहीं समाप्त करेंगे और आपसे आप क्या समझ पाए इस पर हम बात करेंगे। दरअसल खादी का जो पूरा विचार था वो विकेंद्रीकरण का विचार था। उसका प्रयास क्या था कि जो है हम जो आर्थिक संरचना है उसको हम विकेंद्रीकृत करेंगे। तो गांधी जी ने इस विकेंद्रीकरण के माध्यम से लोगों को रोजगार देने, लोगों को स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया था। और आज की स्थिति क्या है कि 1977 में जनता पार्टी के द्वारा एक सूची तैयार की गई, जिसमें 807 वस्तुओं को लघु और कुटीर उद्योगों के माध्यम से संरक्षित करने का प्रयास किया गया था। 1991 के बाद इस सूची को 1991 में जानते हैं आप कि बड़े पैमाने पर भारत की आर्थिक व्यवस्था को जो है खोल दिया गया था, और जो भारत की औद्योगिक इकाइयां हैं जो है भारत की जो औद्योगिक इकाइयां हैं या भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो जो है मिश्रित या समाजवादी अर्थव्यवस्था न रह करके एक जो है खुली आर्थिक व्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो गया था। तो 1991 में जो है इस सूची को दोबारा रिवाइज किया गया और 1 अप्रैल जो है
और उसके बाद से लगातार यह सूची जो है संकुचित होती जा रही है। ध्यान रखें कि 1977 में जिस सूची में 807 वस्तुएं थी, उसको जो है 1 अप्रैल 2000 में इस संरक्षित सूची से 643 वस्तुओं को हटा दिया गया था। 10 अप्रैल 2015 को उन 20 वस्तुओं को हटाकर संरक्षण के लिए सूची बनाई गई जिनको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। और विकेंद्रीकृत तथा छोटे कुटीर उद्योगों के उत्पादन के बजाय देश के कुछ खादी भंडारों को ऐसी उभरती हुई दानवकार कंपनी के या बड़ी कंपनियों के रूप में उसको उत्पाद को बेचने का मौका दिया गया। अब जो है आप देखेंगे कि बहुत सारे जगहों पर खादी को एक ब्रांड के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, जो है, लेकिन स्वदेशी के विकल्प के रूप में खादी की भूमिका को बहुत ही संकुचित और सीमित कर दिया गया है। इस सरकार के द्वारा, हमारी वर्तमान सरकार के द्वारा खादी इंडिया के एक प्रोग्राम में नया स्लोगन दिया गया था कि आजादी के पहले खादी फॉर नेशन, आजादी के बाद खादी फॉर फैशन। अब जो है खादी जो है यानी कि आजादी से पहले खादी की जो भूमिका थी वो जो है नेशन के लिए थी, राष्ट्र के लिए थी, राष्ट्र की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए थी। लेकिन अब आजादी के बाद हम खादी को फैशन के रूप में देखें तो गांधी जी ने गांधी जी के इस खादी के विचार को, खादी के इस दृष्टिकोण को, स्वावलंबन और स्वदेशी के इस दृष्टिकोण को वर्तमान सरकार ने फैशन के साथ जोड़ करके खादी इंडिया को, खादी के विचार को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। यह प्रयास कितना स्वावलंबन दे पाने में, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को विकसित कर पाने, लघु और कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित कर पाने और भारत के फैशन बाजार की जरूरतों को पूरा कर पाने में सफल हो पाता है, यह भी देखने की बात होगी। फैशन के इस दुनिया, जाहिर सी बात है, फैशन कि इस दौर में जब फैशन के इस प्रक्रिया में जब प्रतिस्पर्धा करेगा खादी तो निश्चित तौर पर वो लाभ कमाएगा, लेकिन उस लाभ का कितना हिस्सा लघु और कुटीर उद्योगों में खादी वस्त्रों के निर्माण या खादी से जुड़े लोगों को मौका मिल रहा है, ये भी भविष्य की देखने की बात होगी। इसके साथ साथ खादी को एक वस्त्र के रूप में खादी को एक वस्त्र के रूप में देख करके खादी फॉर फैशन तक सीमित कर देना खादी के विचार के साथ अन्याय होगा। खादी का विचार, जैसा कि गांधी ने स्थापित किया था, कहना चाहा था, या गांधी के सपनों का जो खादी का विचार था वो था कि जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी आवश्यकता की, अपनी जरूरतों की चीजों को उत्पादित करना खादी का विचार है। तो सिर्फ वस्त्र तक सीमित करना खादी को, खादी के विचार के साथ जो है एक प्रकार की नाइंसाफी है। तो वर्तमान समय में खादी की जो अर्थनीति है, खादी का जो अर्थ विचार है, वो अपनी बहुत प्रासंगिकताओं को रखने के बावजूद भी जो है सीमित रूप से उसका उपयोग हो पा रहा है, सीमित समझ के साथ उसका उपयोग हो पा रहा है। वर्तमान समय में औद्योगिक इकाइयों और औद्योगिक आर्थिक प्रणाली, निजीकृत आर्थिक पूंजीवादी प्रणाली की जो दुष्परिणाम है उनको दृष्टिगत रखते हुए हम ये बात कह सकते हैं कि गांधी के विचारों की जो खादी अर्थनीति है उसको पुनर्जीवित करके उसको अपना करके ही हम तमाम तरह की सामाजिक समस्याओं, मूलतः बेरोजगारी और जो है आलसीपन और स्वास्थ्य की विभिन्न समस्याओं का, पर्यावरणीय समस्याओं का जो है जवाब हम दे सकते हैं। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस लेक्चर के माध्यम से गांधी के खादी अर्थनीति या खादी के अर्थशास्त्र के बारे में समझ विकसित हो पाई होगी। धन्यवाद।